हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट 26। ये लास्ट टेस्ट है आपके टेस्ट सीरीज का। AITS 26 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये एक फुल टेस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन है, अ प्लैनेट पी इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ विथ सन एस एट वन ऑफ द फोकाई एज शोन बिलो। एक पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है और सन इसके एक फोकस पर है। यहाँ सन फोकस पे है। The time taken by the planet to move along DAB is T1। DAB पे टाइम जो लगा प्लैनेट को वो T1 लगा और BCD पे T2 टाइम लगा, ये दिया हुआ। टाइम टेकिंग along BCD is T2। तो इस DAB पाथ पे T1 टाइम लगा और इस BCD पाथ पे T2 टाइम लगा, तो T1 T2 में रिलेशन बताना। तो वैसे दिख ही रहा है DAB पाथ छोटा है, BCD पाथ बड़ा है, तो टाइम जो T1 होगा वो छोटा होगा और T2 बड़ा होगा। तो छोटा पाथ है, ये वाला पाथ छोटा है, टाइम कम लगेगा। ये पाथ बड़ा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसके बेटर एक्सप्लेनेशन को अगर हम कहें तो पाथ छोटे पे टाइम कम लगेगा, ज़्यादा बड़ा पाथ होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा तब हो सकता है जब स्पीड कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर इसलिए ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हैं हम लोग तो उसका तरीका ये है कि केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है, केपलर का सेकेंड लॉ कहता है एरियल वेलोसिटी यानी एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये कांस्टेंट होती है। मतलब सन को प्लैनेट से मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसकी जो एरिया कवर करता है, ये जो एरिया स्वीप करता है पर यूनिट टाइम में, ये कांस्टेंट होता है। तो इधर देखो, जब प्लैनेट डी से बी आया तो इसने इतना एरिया स्वीप किया। इस लाइन ने प्लैनेट को सन से मिलाने वाले लाइन ने इतना एरिया स्वीप किया। ये एरिया कम है तो टाइम कम लगा होगा। जब प्लैनेट बी से डी गया तो बी से डी जाने में इस लाइन ने ये एरिया स्वीप किया, और चूंकि ये एरिया ज्यादा है इसलिए हम कहेंगे प्लैनेट का जो टाइम लगा वो भी ज्यादा हो। तो इसलिए पहले वाले पार्ट में टाइम कम, दूसरे में टाइम ज्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा T1 लेस देन T2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज T। मास ऑफ द बॉब इज डबल्ड। मास को डबल कर दिया गया है एंड लेंथ इज मेड 4 टाइम्स, और लंबाई को 4 गुना कर दिया गया। तो एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात हो रही है और उसमें कह रहे हैं मास को डबल कर दिया गया और लेंथ को 4 गुना कर दिया गया। तो सिंपल पेंडुलम का नया टाइम पीरियड क्या होगा? तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। मास तो इसमें कहीं आता ही नहीं, तो यानी मास को डबल करें कुछ करें, मास का असर ही नहीं होता, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। लेंथ को 4 गुना कर दिया गया। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है, रूट ऑफ लेंथ के। अब लेंथ को 4 गुना करेंगे तो टाइम पीरियड जो होगा वो, इसको लेंथ को 4 गुना किया तो टाइम पीरियड जो है पहले के 2 गुना हो जाएगा। यानी जब लेंथ को 4 गुना करेंगे तो टाइम पीरियड 2 गुना होगा। तो पहले टी था तो अब कितना हो जाएगा? 2t। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए फ्लोर फ्रॉम सम हाइट। किसी हाइट से जमीन पे एक बॉल को गिराया गया, ड्रॉप किया गया। तो मान लो बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करेंगे और नीचे g लगेगा, ये तो पता ही है। किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, हाइट h मान लेते हैं। बॉल यहां गिरेगी, कोलाइड करती है। कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल रीचेस 75% ऑफ इट्स इनिशियल हाइट। कोलिजन के बाद बॉल वापस लौट के जाती है और 75% हाइट तक जाती है। तो यहां टकराई, टकरा के वापस गई और इस बार 75% हाइट तक गई। मतलब यहां पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और ये हाइट 75% है। तो h का 75%, जितनी हाइट से गिराया गया था उसका 75%, यानी ये 3h/4 हाइट है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। जब भी एक बॉल दूसरे से टकरा कर वापस लौटती है तो उसकी वेलोसिटी, जो टकरा के वापस आने वाली वेलोसिटी होती है, वो इनिशियल वेलोसिटी के कुछ गुना हो जाती है। कभी आधी हो जाती है, कभी 3/4 हो जाती है, कभी इक्वल रहती है। तो जितने गुना वेलोसिटी हो जाती है टकरा कर लौट के आने वाली वेलोसिटी, जाने वाली वेलोसिटी के जितने गुना हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां पर देखो, जब ये बॉल आके टकराएगी
तो इसकी वेलोसिटी यहां पर होगी, h हाइट से गिरी है, √2gh ये होगी। और जब वापस जाएगी तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग e मान लेते हैं तो टकराकर वापस जाने पर जो स्पीड होगी वो e√2gh होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि दीवार के परपेंडिकुलरली अगर बॉल u वेलोसिटी से टकराई है तो वापस लौटती है eu वेलोसिटी से, और ये e कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर u से टकराई √2gh से टकराई है तो वापस किससे जाएगी, e√2gh से, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कितनी हाइट तक गई, 3h/4। तो अब लौट के जाने वाले मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है e√2gh, फाइनल वेलोसिटी 0 है, हाइट 3h/4 है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे थर्ड वाला, v² = u² - 2gh। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है e√2gh, उसका स्क्वायर करेंगे तो e² × 2gh आ जाएगा -2gh, ये आ जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे, ये e² 2gh, अच्छा ये हाइट h/4 है, जो हाइट है हम लोगों ने यहाँ गलत ले ली, हाइट जो यहाँ पर बॉडी वापस लौट के गई है वो कितनी हाइट गई है, 3h/4। तो हाइट जो वापस लौट के गई है वो 3h/4 है, तो यहाँ पर भी 3h/4 लिखेंगे, 3h/4। तो यहां से हम कह सकते हैं e² × 2gh = 2g × 3h/4 आ जाए। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिए, 2gh से 2gh कैंसिल, e² 3/4 हो गया तो e हो जाएगा √3/4 यानी √3/2। तो e की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी √3/2। तो सही आंसर होगा थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब कोई बॉडी h हाइट से गिरती है तो वो e⁻2n हाइट तक, nth कोलिजन के बाद e⁻2n × h हाइट तक जाती है। ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी, याद भी कर सकते थे आप इसको, कि अगर h हाइट से गिरी है कोई बॉडी तो लौट के वापस जाती है e⁻2n × h हाइट तक, nth कोलिजन के बाद, ये nth कोलिजन के बाद। अब यहां एक ही कोलिजन हुआ तो n1 हो जाएगा, तो एक कोलिजन होगा तो n1 हो जाएगा, n1 रख देंगे तो e² h की वैल्यू 3/4, 3h/4, h कैंसिल हो गया, e आ जाएगा √3/4। डायरेक्ट आंसर आ सकता था, लेकिन उसके लिए आपको ये याद होना जरूरी है। अच्छा, इस याद होने का फायदा कहां और मिलेगा, जैसे मान लो अभी फर्स्ट कोलिजन के बाद क्वेश्चन में कहा था, तब तो आपने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया। वो कहते 10वें कोलिजन के बाद बॉडी 3h/4 हाइट तक गई, तो कहां तक ये 3h/4 करके कैलकुलेट करते रहते। तो इसलिए ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको लिखाया गया है क्लास में, आंसर याद रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो सही आंसर था इसका, चेक कर लीजिए, सही आंसर था √3/2, है ना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। A gas for which adiabatic exponent is 5/3 is heated at constant pressure, यानी आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, गैस में आइसोबारिक प्रोसेस कराया गया। द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क। अब इसमें लैंग्वेज समझने की जरूरत है। परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन दैट विल बी यूज्ड एज एक्सटर्नल वर्क, इसका मतलब है जब गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया तो कुछ वर्क हुआ होगा और कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। तो जितना एब्जॉर्ब या रिलीज, तो जितना वर्क हुआ और जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई, ये वर्क हीट के कितने परसेंट था। मान लो वर्क हुआ 20 जूल, हीट एब्जॉर्ब हुई 60 जूल, तो ये 20 जूल 60 जूल का कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वर्क डन जो है वो हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज का कितने परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इनटू 100, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। जितना वर्क हुआ अपॉन जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई इनटू 100, ये आपसे क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है। अब वर्क आप जानते हो, आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं μr∆T, डेल्टा क्यू किसी भी प्रोसेस का लिखते हैं म्यू इंटू उस प्रोसेस का Cp इंटू ∆T, उस प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट इंटू ∆T। आइसोबारिक प्रोसेस है तो मोलर स्पेसिफिक हीट Cp होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होता तो Cv होता।
तो म्यू CP डेल्टा टी इंटू 100। म्यू डेल्टा टी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये R अपॉन CP बाई 100 आ जाएगा। अच्छा, CP का फॉर्मूला आप जानते हो, ईटा प्लस 2 या गामा R अपॉन गामा -1 होता है इंटू 100। R कैंसिल हो गया, गामा -1 ऊपर चला गया, तो गामा -1 अपॉन गामा इंटू 100, ये आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है गामा जो है 5/3 है, तो गामा की वैल्यू 5/3 रख, 5/3 -1 अपॉन 5/3 इंटू 100। वो ऊपर 2/3 आएगा, नीचे 5/3 आएगा, 3 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 2/5 इंटू 100, और इससे आंसर आ जाएगा 40%, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 40%, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेशन मेरी तरह से करिए। एग्जाम में आपको आइडिया लग जाए कि हाँ लगभग इतना आ रहा है, टिक कर दीजिए आंसर, और वही करना ही चाहिए टाइम बचाने के लिए। हम तो इसलिए पूरा बताते हैं आपको कि किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत न रह जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L हैज मास पर यूनिट लेंथ म्यू। एक स्क्वायर प्लेट ऑफ पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया म्यू। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ L है और इसका मास पर यूनिट एरिया म्यू, मतलब यूनिट एरिया का मास म्यू है। तो अगर इस प्लेट का मास कहें तो म्यू को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया कितना है L²। एरिया, स्क्वायर प्लेट है, एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, L²। तो यानी इस प्लेट का एरिया हो जाएगा L², तो मास हो जाएगा μL²। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये इस तरह से शीट है, ये इसका सेंटर है और एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, देखो इसके सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। स्क्वायर शीट है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इस एक्सिस के अबाउट हमें याद होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/6, ml²/6, और m की वैल्यू आई है μL², तो m की जगह यहां रख देंगे μL² इंटू L²/6, ये बन जाएगा μL⁴/6। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो एग्जाम में डिराइव कर पाने में टाइम लगेगा, मुश्किल होगा, याद होना चाहिए। तो μL⁴/6 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू आइडेंटिकल वायर्स अंडर द सेम टेंशन, टेंशन सेम है, हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। दो वायर हैं, सेम टेंशन है दोनों में, ये एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, दोनों में सेम टेंशन है और दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, इसकी भी और इसकी भी 600 हर्ट्ज। तो दोनों में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टेंशन ऑफ एनी वन वायर। मतलब वो कह रहे हैं किसी एक वायर के टेंशन में कितना परसेंट इंक्रीज करा दें, सो दैट ए बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द टू वायर्स। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो, वो चाहते हैं कि तुम एक का टेंशन थोड़ा सा चेंज कर दो, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ। अभी दोनों में टेंशन सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, जब वायर दोनों सिरों पे क्लैम्ड हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12√T/μ। ये फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 1/12√T/μ। तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में L कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, यानी T पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। T बदलोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। वो कह रहे हैं किसी एक वायर के टेंशन को बदलना है, तो पूछ रहे हैं कितना बदल दें, है ना। फाइंड द बढ़ाना है, एक वायर के टेंशन को बढ़ाना है, तो कह रहे हैं कितना बढ़ा दें जिससे दोनों वायर आपस में 3 बीट्स प्रोड्यूस करें। बीट्स आप जानते हो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, तो चाहते हैं पहले दोनों के 600 600 थी,
अब 3 बीट्स आने का मतलब है एक के टेंशन को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हम 603 हर्ट्ज कर दें, 600 है और इसको बढ़ाकर 603 कर दें, तो दोनों में नंबर ऑफ बीट्स 3 आ जाएंगे। 603 और 600 का डिफरेंस 3 होगा, तो नंबर ऑफ बीट्स आपको 3 मिलेंगे, यही वो चाह रहे हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो टेंशन बढ़ाना पड़ेगा। लेंथ और म्यू के विषय में कुछ नहीं कहा गया, तो वो दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, यहां जो बीट्स 3 आ रहे हैं, अब 3 बीट्स का मतलब स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। बीट्स में केवल 3 का बीट्स केवल 3 आए हैं, इसका मतलब एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 603 करनी। 600 से 603 करने का मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज स्मॉल है, स्मॉल चेंज है, तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्मॉल चेंज वाले तरीके से। देखो कैसे करेंगे, हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अंडर रूट ऑफ टेंशन के, ये हमें पता है, n प्रोपोर्शनल टू 1/, ये इसको लिख सकते हैं कि जो dn अपॉन n होगा ये इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, t की पावर 1/2 है, रूट t का मतलब t की पावर 1/2, तो 1/2 इंटू dt/t ये लिखा जा सकता है। dn क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, n क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, dt क्या है, चेंज इन टेंशन, t क्या है, एक्चुअल टेंशन। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज इन टेंशन पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं dn अपॉन n इंटू 100 इक्वल टू 1/2 dt अपॉन t इंटू 100, ये कर सकते हैं। ये पूरा जो लिखा हुआ है ये कहलाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन टेंशन, इसी को कहा गया परसेंटेज इंक्रीज इन टेंशन, तो यही पूछा गया है। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखो। अच्छा, dn कितना है, तो dn है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वो 3 है, n एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 600 है, इंटू 100 इक्वल टू 1/2 टाइम्स dt/t इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन टेंशन निकालना है, मतलब dt/t इंटू 100 की वैल्यू निकालनी। ये निकालने के लिए देखो, यहाँ 0 से 0 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 2 आएगा, इधर भी 1/2 उधर भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो dt/t इंटू 100 की वैल्यू आ गई 1, यानी परसेंटेज चेंज इन टेंशन जो होगा वो 1% हो, तो परसेंटेज चेंज इन टेंशन 1%, ये आंसर आ जाएगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी स्मॉल दिया था 3 हर्ट्ज का, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में कर पाए। जब चेंज या एरर स्मॉल होता है तभी इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी 600 से 625 हो गई, 600 से 650 हर्ट्ज हो गई, लार्ज चेंज इन फ्रीक्वेंसी दिया होता तो फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते थे, फिर आप करते परसेंटेज चेंज इन टेंशन इक्वल टू फाइनल टेंशन माइनस इनिशियल टेंशन अपॉन इनिशियल टेंशन इंटू 100। ऐसे करके आप इसको पूरा तरह से सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता, कैलकुलेशन बढ़ जाता, लेकिन सॉल्व ऐसे करना पड़ता। तो बढ़ते आगे इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, अब बताओ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, और एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स भी क्या होगा, 0, क्योंकि नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0, सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, है ना। In a particular system, if number of electric field lines associated with 1 coulomb charge is 10 to the power 10, यानी वो कह रहे हैं 1 कूलम चार्ज से 10 to the power 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एसोसिएटेड है, देन द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन क्लोज सरफेस। तो पूछना है इससे टोटल कितनी लाइन्स पास हो रही होंगी। ये लिखा नहीं अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है, लेकिन हम वो भी समझ लेते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर जाती, नेगेटिव चार्ज में लाइंस अंदर आती, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा है माइनस कम है, तो बाहर जाने वाली लाइंस ज्यादा होंगी, अंदर आने वाली लाइंस कम होंगी, तो जो नेट लाइंस होंगी वो बाहर जाने वाली होंगी। नेट चार्ज जो अंदर है वो 8 - 5 यानी 3 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, यानी ओवरऑल हम कहेंगे सरफेस से लाइंस बाहर जा रही होंगी।
और किसके करेस्पॉन्डिंग बाहर जा रही होंगी, 3 माइक्रोकूलम चार्ज के करेस्पॉन्डिंग बाहर जा रही होंगी। अब ये 3 माइक्रोकूलम चार्ज से जितनी लाइंस एसोसिएटेड होंगी वही हमारा आंसर हो जाए। क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 कूलम से 10 की पावर 10 लाइंस एसोसिएटेड हैं, तो 1 कूलम में होते हैं 10 टू पावर 6 माइक्रोकूलम, यानी 10 टू पावर 6 माइक्रोकूलम में 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो 1 माइक्रोकूलम में होंगी 10 टू द पावर 10 अपॉन 10 टू द पावर 6, यानी 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है अंदर टोटल, तो उसमें कितनी लाइंस होंगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टोटल होंगी। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 30,000 आ जाएगा, 30,000 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सही आंसर होगा 30,000, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो। चेक करते जाइए, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A particle is executing SHM along x-axis about its mean position. The angular frequency of oscillation is 1 radian per second. Angular frequency 1 दे दी गई। The variation of velocity of particle with displacement x, v और x में ग्राफ बनाना है। आपको सिखाया गया है v वर्सेस x ग्राफ या तो इलिप्स बनता है या सर्किल बनता है। अगर ओमेगा 1 है तो ये सर्किल बनेगा, ओमेगा 1 से बड़ा होता या 1 से छोटा होता तो ये इलिप्स बनता, ओमेगा 1 से बड़ा होता तो ये ऐसा इलिप्स बनता, ये ओमेगा 1 से बड़े के लिए, ओमेगा 1 से छोटा होता तो ये ऐसा इलिप्स बनता, ये ओमेगा लेस देन 1 के लिए, और ओमेगा 1 है तो ये इलिप्स बनेगा ही नहीं, ये सर्किल बनेगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो v और x का ग्राफ याद कर लो। अगर पूछा जाए शेप कैसा होता है तो आप बताओगे इलिप्टिकल, क्योंकि इलिप्टिकल जनरलाइज्ड है। सर्किल तो एक ही केस में होता है, ओमेगा इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन चूंकि स्पेशली इन्होंने यहाँ ओमेगा इक्वल टू 1 देकर ही पूछा है तो आंसर हम सर्किल करेंगे। ओमेगा 1 से बड़ा होगा तो भी इलिप्स बनेगा, 1 से छोटा होगा तो भी इलिप्स बनेगा, और ये इस तरह के इलिप्स बनेंगे। ये सब क्लास में डिस्कस हो चुका है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, in an electromagnetic wave, the electric and magnetic fields component are perpendicular to each other and opposite in phase। ये गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन सेम फेज में होते हैं, साथ साथ जीरो, साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ जीरो, साथ साथ मैक्सिमम, अपोजिट फेज में नहीं होते। तो ये बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर कॉम्यूटेटिव, सही है। ए डॉट बी जो है ये बी डॉट ए के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये सही है। बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो है वो माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, तो ये भी सही है। हाउएवर बोथ फॉलो द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और इसको तो दोनों ही फॉलो करते हैं। इसमें डॉट लगा है तो वहां डॉट आ गया, अगर क्रॉस लगा होता तो ए क्रॉस बी प्लस सी होता, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया सही। तीसरा है द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर एलिमेंट आईडीएल। जाहिर सी बात है, आईडीएल में जब हम लोग बायो सावर्ट लॉ पढ़ते हैं तो वहां डीएल को वेक्टर मानते हैं, तो आईडीएल की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो सही है। तो 1 सही, गलत है 2 सही, तो 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ये गलत हो गया। 1 एंड 3 आर करेक्ट, 1 तो हर हालत में इनकरेक्ट है, ओनली 1 इज इनकरेक्ट, ये सही हो जाएगा। 1 इज करेक्ट बट 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट, ये गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। A body is rotating with uniform angular acceleration covers 200 mu radian in first 8 seconds after it starts from rest। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो मतलब ओमेगा नॉट 0 है। 8 सेकंड के बाद इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है
8 सेकेंड्स के बाद इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 200 म्यू है। तो पूछ रहे हैं इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड, तो पूछ रहे हैं ओमेगा कितना होगा 8 सेकेंड के बाद। तो सिंपल है, पहले हम इस इक्वेशन से अल्फा निकाल लेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा निकाल लेंगे। तो हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 गिवन है, टाइम 8 सेकेंड, थीटा इतना, फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा 200 म्यू है, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा जो है वो हमें निकालना है और टाइम 8 सेकेंड है, 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये 200 म्यू, ये अल्फा आ जाएगा यहां से, ये 64/2 32 आएगा, अल्फा आ जाएगा 200 म्यू बाई 32, 4 से कट जाएगा, बल्कि 8 से कट जाएगा, तो 25/4 म्यू आ जाएगा। ये अल्फा सॉल्व हो गया। हमसे वो पूछ रहे हैं 8 सेकेंड बाद एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा की वैल्यू है 25/4 म्यू और टी है 8 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 50 म्यू रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, आंसर जो पूछा है रेडियन पर मिनट में पूछा है, ये रेडियन पर सेकेंड आया है, सब बातों का ध्यान रखना है। तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/60 मिनट हो गया। 60 ऊपर चला जाएगा तो ये 3000 माइक्रो रेडियन पर मिनट आ जाएगा। तो सही आंसर होगा 3000 म्यू, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 3000 म्यू रेडियन पर मिनट, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक करते जाइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 ब्लॉक्स ए बी सी आर कनेक्टेड बाय द, ये 3 ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, 2 स्प्रिंग से, M 2M और M मासेज हैं इनके। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जो स्ट्रिंग है, जो थ्रेड है, इसको काट दिया गया, तो कट करने के तुरंत बाद आपसे कह रहे हैं बी का एक्सेलरेशन बता दो। ये ध्यान रखो कि जब भी हम थ्रेड को कट करते हैं, थ्रेड के कट करने के तुरंत बाद जिस थ्रेड को कट किया उसका टेंशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगल बगल जो स्प्रिंग्स लगी हैं उनमें जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड कोई चेंज नहीं आएगा, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू मतलब इस कारण से उनके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड स्प्रिंग वैसी की वैसी बनी रहेंगी, उसमें टेंशन वैसा का वैसा रहेगा, जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड। और यहां जस्ट आफ्टर ही पूछ रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो सबसे पहला काम आप टेंशन सॉल्व करो, कितना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो टेंशन जैसे इसमें T मान लें, तो इसमें T डैश, इसमें T डैश और इसमें T डबल डैश, तो इसमें भी T डबल डैश, ये टेंशन हो जाएगा। तो इसमें समझ में आ रही बात सबको ये। अच्छा, टेंशन कितना होता, तो ये भी आपको पता है कि जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा। तो पता है कि जब स्प्रिंग लटक रही होती हैं तो किसी भी थ्रेड में जो टेंशन होता है वो नीचे वाले वेट के बराबर होता है। तो T के नीचे M लटक रहा है तो T सीधे mg के बराबर होगा। T डैश के नीचे 2 मास लटक रहे हैं 2m और m, तो T डैश 3mg के बराबर होगा, 2mg प्लस mg यानी 3mg के बराबर होगा। और T डबल डैश के नीचे 3 मास लटक रहे हैं, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये 4mg के बराबर। अब जब थ्रेड कट कर दिया जाएगा तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो आफ्टर कटिंग द थ्रेड, आफ्टर द थ्रेड इज कट, थ्रेड को कट करने के बाद T तो 0 हो जाएगा, टेंशन 0 हो गया। अब कह रहे हैं B का एक्सेलरेशन बताओ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ B। तो B का FBD बना लो। थ्रेड को कट करने के तुरंत बाद अगर B का FBD बनाए तो ये B हो गया,
बी पे एक फोर्स लगेगा, इसका वेट, और इसका मास 2m था तो वेट लगेगा 2mg। एक नीचे की तरफ टेंशन लग रहा था और टेंशन तो जीरो हो चुका है, थ्रेड काट दिया गया तो टी जीरो हो गया, टी आएगा नहीं। ऊपर की तरफ टी डैश लग रहा था और टी डैश की वैल्यू 3mg। हमने कहा था थ्रेड काटने से टेंशन स्प्रिंग का चेंज तुरंत नहीं होगा, तो टी डैश लग रहा था 3mg, और कोई फोर्स है नहीं। नीचे वाला फोर्स छोटा है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा ए एक्सेलरेशन से, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा सिंपली चलाने वाला फोर्स जो है 3mg माइनस रोकने वाला फोर्स जो है 2mg अपॉन मास। तो ये mg/2m आ जाएगा, यानी g/2, और ये डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ, यानी कट करने के तुरंत बाद ब्लॉक बी g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, g/2 अपवर्ड। चेक करते जाइए, g/2 अपवर्ड, ठीक है ना, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता ए का एक्सेलरेशन बताइए, तो सेम तरीके से ए का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे। इन ए कंजर्वेटिव फील्ड इफ द पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो पूछ रहे हैं फोर्स बता दीजिए। फोर्स आप जानते हो कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस du/dx, सिंपल फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएट करना, माइनस बाहर ले लिया, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², 2x का 2, तो -3x² प्लस 2, यानी -3x² माइनस 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल था। एक कांस्टेंट वोल्टेज एट फिक्स्ड टेम्परेचर is applied across a conducting wire of constant length। वोल्टेज कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक वायर के लिए लेंथ कांस्टेंट है। हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस स्थिति में, मतलब एक वायर को बैटरी से कनेक्ट किया गया है, बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है, वायर की लेंथ कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कह रहे इस स्थिति में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगी, ये क्वेश्चन है। सिंपल तरीका होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, कई सारे होते हैं। एक फॉर्मूला आपको पता है I = NeAVD, लेकिन वो नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें करंट आएगी, करंट का आइडिया नहीं हमें। हम ऐसे फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें सारी चीजें कांस्टेंट वाली शामिल हो। तो एक फॉर्मूला आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये पढ़ रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में आता है वो V/L के बराबर होता है। तो इसको V/L लिख सकते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं EV/τ/ml, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो। अब इस वाले से कंपेयर कर सकते हो, जो कांस्टेंट है देख लो, उसको कांस्टेंट कर दो, E कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से टाउ भी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर बदलने पे टाउ बदलता है, रिलैक्सेशन टाइम। वोल्टेज कांस्टेंट दिया ही हुआ है आपको, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा ही, लेंथ कांस्टेंट दी हुई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो VD प्रोपोर्शनल टू A⁻0। जब कोई चीज डिपेंड नहीं करती किसी चीज पे, तो हम उसको उसके प्रोपोर्शनल में पावर 0 के लिए ले लेते हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब एरिया की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चेक करते जाइए। ए फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज दिस एंड दिस। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट थर्मोमीटर का, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो वो ये दिए हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जो रीडिंग इसने दी, टेम्परेचर मेजर किया, वो 40 डिग्री सेल्सियस मेजर किया यूजिंग दैट थर्मोमीटर, देन ट्रू टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कह रहे हैं सही टेम्परेचर क्या होगा, अगर 40 थर्मोमीटर से ये रीडिंग आई है तो सही टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपली हमें मालूम है कि अगर कोई भी थर्मोमीटर है उसमें रीडिंग x आ रही है, तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन
अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू किसी भी दूसरे थर्मोमीटर के लिए लिख सकते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल में आंसर चाहिए तो डिग्री सेल्सियस वाली रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। सेल्सियस स्केल पे डिग्री सेल्सियस वाले थर्मोमीटर में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अपॉन अपर माइनस लोअर। अपर 100 होता है, लोअर 0 होता है। यहां एक्स की रीडिंग जो दी है इस नए फॉल्टी थर्मोमीटर की वो 40 दी है, तो एक्स की वैल्यू 40 हो गई। लोअर फिक्स पॉइंट -1 दिया है, अपर फिक्स पॉइंट 104 दिया है, लोअर फिक्स पॉइंट -1 दिया है। ये C/100 के इक्वल आ गया। यहां से आपको C सॉल्व करना है। सेल्सियस स्केल पे क्या रीडिंग आएगी वो सही रीडिंग होगी, C सॉल्व करना है। तो ऊपर 40 + 1 41 आ जाएगा, नीचे 105 आएगा। तो 41/105 इक्वल टू C/100। तो C सॉल्व होकर आएगा 4100/105। इसको सॉल्व करोगे तो ये 105 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 105 को 100 मान लें तो ये 41 आंसर आएगा। और चूंकि ये 100 से बड़ा है तो आंसर 41 से थोड़ा कम आएगा। 41 से थोड़ा कम सही आंसर हो जाएगा 39। तो 39 डिग्री सेल्सियस यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फोर्स कांस्टेंट्स ऑफ 3 आइडियल स्प्रिंग्स आर इन द रेशियो 3:2:1। 3 आइडियल स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट K1:K2:K3 ये आपको 3:2:1 दिए। दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम लेंथ, तीनों में इलोंगेशन सेम है, x सेम है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्प्रिंग इज 10 जूल, पहले की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द थर्ड स्प्रिंग, तो कह रहे तीसरे की पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आता है क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह याद है, वो होता है U = 12 kx²। और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा सब में इलोंगेशन सेम है तो ये वाला फॉर्मूला सूट करेगा। तो x हो गया कांस्टेंट, हाफ हो गया कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी k के प्रोपोर्शनल होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी k के प्रोपोर्शनल है तो जो k का रेशियो आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा, यानी U1:U2:U3 वो K1:K2:K3 के रेशियो में होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी अपने अपने स्प्रिंग कांस्टेंट के रेशियो में होंगे। यानी यहां से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है U1:U2:U3 वो 3:2:1 हो जाएगी। अब हमें पहले की दी हुई है, तीसरे की पूछ रहे हैं। इस रेशियो से देखो U1/U3 अगर निकालें, U1/U3 तो U1 का रेशियो 3 है और U3 का रेशियो 1, तो U1/U3 = 3:1। U1 आपको 10 जूल दी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्प्रिंग, तो पहले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तीसरे की पूछी गई, ये 3/1 हो जाए। तो U3 यहां से सॉल्व होकर आएगा 10/3 जूल। तो आंसर हो जाएगा 10/3, यानी सही ऑप्शन टिक करेंगे थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक करते जाइए। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर 3 मोल्स, ये म्यू की वैल्यू हो गई, ऑफ एन आइडियल गैस इज ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है। V प्रोपोर्शनल टू T है इसका मतलब ये, और V प्रोपोर्शनल टू T आइसोबारिक प्रोसेस में होता है। तो यानी ये आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ दिया हुआ है। पूछ रहे हैं बी पॉइंट पे प्रेशर बता दो, प्रेशर ऑफ गैस एट बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। तो अब आपको पता है जो बी पॉइंट है वहां का और यहां का, जब ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट है तो क्या बी और क्या ए सबका प्रेशर सेम होगा। प्रेशर कितना होगा तो सिंपल है, ग्राफ जब दिया होता है तो हम दो ही काम करते हैं ग्राफ में, या तो स्लोप निकालते हैं या एरिया निकालते हैं, और कोई तरीका ही नहीं ग्राफ सॉल्व करने का। तो यहां ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, एरिया तो आपको पता है कुछ देता नहीं है। स्लोप जो इस ग्राफ का होगा वो डायग्राम से tan 37 है,
और वैसे होगा V बाई टी, V बाई टी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू म्यू आर टी, और वहां से V बाई टी की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर बाई पी। तो अब हम कह सकते हैं जो tan 37 है वो V बाई टी के बराबर है, और V बाई टी की वैल्यू म्यू आर बाई पी के बराबर है। तो tan 37 म्यू आर बाई पी हो गया, लिख सकते हैं ऐसे। इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत थी नहीं, चूंकि हमने क्लास में VT ग्राफ का स्लोप डायरेक्ट लिखाया है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। म्यू आर बाई पी याद होना चाहिए था, तो ये टाइम आपका बचता। हम तो इसलिए बता रहे हैं कि रिवाइज होता जाए। टेस्ट में अगर आप ये सब टाइम खर्चा करोगे तो जाहिर सी बात टाइम की कमी पड़ सकती है, तो ये आपको याद होना चाहिए था। अब वैल्यू निकाल लो पी की। tan 37 होता है 3/4, म्यू आपको 3 मोल्स दिए हैं, आर होता है 25/3 और पी चाहिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पी यहां से सॉल्व होकर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3p इक्वल टू 100। तो पी आ जाएगा 100/3, और जो यूनिट थी वो वाली यूनिट चले, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, आर की वैल्यू 25/3 जूल, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल में आंसर आएगा। 100/3 यानी 33 पॉइंट समथिंग, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट। हर चीज पे ध्यान दीजिए, डायरेक्शन, वैल्यू, यूनिट, हर चीज पे कंडीशन क्या दिया है, क्या निकालना है। तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट लेफ्ट में होता है, ईस्ट राइट में, तो यानी रिवर तो ऐसे फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये रिवर। इसकी जो वेलोसिटी गिवन है, रिवर करंट वेलोसिटी, वो है 10 मीटर पर मिनट। ए मैन ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 20 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर वांट्स टू क्रॉस द रिवर। एक मैन नॉर्थ बैंक पर है, नॉर्थ बैंक, तो ये हो गया रिवर का परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्थ जो होगा, नॉर्थ किनारे पर है, तो आपको मालूम है इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो यानी नॉर्थ किनारे पर मैन अगर है, तो जो स्विमर है वो यहां खड़ा हुआ है, यहां, ये नॉर्थ बैंक। वो स्विमर तैर सकता है 20 मीटर पर मिनट से, यानी ये स्विमर की वेलोसिटी हो गई वीएस। स्टिल वाटर में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर मिनट है। He wants to cross the river through the shortest possible path. शॉर्टेस्ट पाथ से नदी क्रॉस करनी है, यानी इधर से उधर नहीं जाना है, उधर से इधर आना है। शॉर्टेस्ट पाथ से नदी क्रॉस करनी, नदी आगे बह रही है तो इसको तैरना शुरू करना पड़ेगा इस तरफ वीएस वेलोसिटी से, है ना। मान लेते हैं नदी के किनारे से थीटा एंगल, ये फॉर्मूला क्लास में लिखाया है कि नदी के बहने के उल्टे डायरेक्शन में स्विमर को तैरना पड़ेगा और किनारे से थीटा एंगल। तो अगर ऐसा स्विमर करेगा तो वो इसी रास्ते से तैरता हुआ ऐसे करके वापस यहां पहुंचेगा, ऐसे करके तैरता हुआ स्विमर यहां पहुंचेगा। तो अब इसके लिए थीटा कितना होगा, तो थीटा का फॉर्मूला लिखाया गया है, कॉस थीटा होता है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिखाया है वीआर बाई वीएस। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, वीआर आपको क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर मिनट, और वीएस दिया है 20 मीटर पर मिनट, यानी 1/2। थीटा आ गया 60 डिग्री। वो 60 डिग्री का एंगल है, तो अंदर वाला एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये नॉर्थ है, इधर क्या होगा वेस्ट, इधर क्या होगा ईस्ट, इधर क्या होगा साउथ। तो किधर तरफ तैरना शुरू कर रहा, थीटा 60 डिग्री आया है, ये 60 डिग्री है। पहला ऑप्शन दिया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये साउथ से है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये भी गलत है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, देखो साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ आया, ये साउथ है नीचे की तरफ, वहां से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट गलत हो जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला। चेक करते जाइए, आंसर मैच करते जाइए।
आगे बढ़ते हैं। ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर लेंथ is rotating inside a uniform magnetic field of 6.28 मिली टेस्ला। ये रॉड की लेंथ हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। अबाउट इट्स वन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, यानी सिंपल क्वेश्चन है, ये रॉड है, इसका लेंथ एल है, ये अपने एक सिरे को एक्सेस मान के घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और यहां मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। डॉट या क्रॉस कुछ भी बना लो, क्योंकि डायरेक्शन ना तो दी गई है ना डायरेक्शन का कोई इस्तेमाल है, तो इसलिए कोई भी डायरेक्शन बना सकते हैं। बस ये ध्यान दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो या तो डॉट बना लो या क्रॉस बना लो। एग्जैक्टली ये जानने की जरूरत कब पड़ती है कि फील्ड डॉट है या क्रॉस है? जब आपसे पूछा जाता है ईएमएफ में डायरेक्शन बता दो ईएमएफ का, या इसका कौन सा सिरा प्लस बनेगा कौन सा सिरा माइनस बनेगा जब ये रोटेट करेगी, तब आपको ये जानना जरूरी था कि फील्ड क्रॉस टाइप है कि डॉट टाइप है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आंसर बदल जाता। अभी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आप सीधे वैल्यू पूछी गई है तो डॉट या क्रॉस कोई भी हो आंसर सेम ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस की। इस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्लास में आपने पढ़ा है, बढ़िया से डिराइव कराया है, अलग अलग टाइप से केसेस कराए हैं, आंसर याद होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। वैल्यू रखते समय यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, आंसर वोल्ट में आ रहा है, सब कुछ एसआई सिस्टम में जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.28 मिली टेस्ला, तो इसको 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला हो जाएगा। 6.28 इंटू 10 की पावर -3। ओमेगा दिया 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन को रेडियन में बदलेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 50 इंटू 2 पाई कर देंगे तो ये रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। लेंथ 1 मीटर दी है तो ये 1 स्क्वायर कर देंगे। ये समझ में आती बात सबको? अब ये 2 से कटेगा ये तो 3.14 यानी पाई बन जाएगा, इसको पाई ही लिख लेते हैं, तो ये पाई आ गया इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया। ये 50 इंटू 2 करेंगे 100 हो जाएगा, 100, तो इसको 10 की पावर 2 लिख लेते हैं और पाई को पाई लिखा रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -1। पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 होती है, पाई 3.14 होता है, स्क्वायर करोगे लगभग 10 आता है, तो याद कर लो पाई स्क्वायर 10 होता है, तो ये 10 लिख दिया, 10 इंटू 10 की पावर -1 यानी ये 1 वोल्ट आ जाएगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 1 वोल्ट होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने का यूनिट और फॉर्मूले का ध्यान रखना था, बाकी आंसर तो डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। What will be the dimension of A in the formula this? P प्रेशर है, T टाइम है, A का डायमेंशन बताइए। अब ये गलती मत कर दीजिएगा इसमें कि कह दीजिए P नॉट, और P नॉट को भी प्रेशर मान लीजिए। उन्होंने P को प्रेशर बोला, P नॉट के विषय में नहीं बताया, तो P नॉट हमें नहीं पता क्या होगा। तो देखो एक चीज पता है हमें, T टाइम है, अगर T टाइम है तो टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, तो B भी टाइम होगा। जब B टाइम है, T टाइम है, तो ये पूरा B प्लस T जो होगा ये टाइम ही होगा, तो पूरा B प्लस T टाइम, टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो टाइम आएगा। ये समझ आती बात ही, तो ये टाइम हो गया। तो यानी P नॉट प्लस A को आप यहां से यूनिट फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यूनिट ऑफ P नॉट प्लस A, इसकी जो यूनिट होगी P नॉट प्लस A की, वो होगी यूनिट ऑफ P अपॉन यूनिट ऑफ T। ये कैसे लिखा समझ में आती बात है, यूनिट ऑफ P अपॉन यूनिट ऑफ T। इसका यूनिट टाइम क्यों होगा? क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड हो सकती है केवल, तो अगर ये टाइम है तो B भी टाइम ही होगा। जब टाइम में टाइम जोड़ेंगे, सेकंड में सेकंड जोड़ेंगे, टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो आंसर भी टाइम आएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट टाइम का हो जाएगा। इस ब्रैकेट को इधर भेज देंगे तो P अपॉन टाइम जो आएगा वो P नॉट प्लस A की यूनिट हो जाएगी। प्रेशर की यूनिट होती है फोर्स अपॉन एरिया, ml -1 T -2 पता है,
प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है ml-t-2 और एरिया होता है L², तो ये आएगा ml-1t-2। तो ये हो गई प्रेशर की यूनिट। टाइम की यूनिट टी होती है तो टी ले लिया, तो ये आ गया ml-1t-3। ये आ गई पी नॉट प्लस ए की यूनिट। अच्छा, उन्होंने आपसे पी नॉट की यूनिट पूछी, तो जो पी नॉट की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी, वही पी नॉट प्लस ए की यूनिट होगी। मतलब मान लो ए अगर किलोग्राम में है तो पी नॉट भी किलोग्राम में होगा, और पी नॉट किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ोगे तो जो पूरा पी नॉट प्लस ए आएगा वो भी किलोग्राम में होगा। तो अगर पी नॉट प्लस ए की यूनिट ये आ रही है, इसका मतलब यही यूनिट पी नॉट की होगी, यही यूनिट ए की होगी। तो आपसे ए की यूनिट पूछी गई तो यही आंसर हो जाएगा ml-1t-3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। Find the maximum velocity of or not skidding for a car moved on a circular track of radius 100 मीटर। कह रहे हैं कार सर्कुलर पाथ पे आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे स्किड कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, वो स्किड ना करे, इसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। स्किड ना करने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड चाहिए उसी को स्किडिंग स्पीड बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है √μs/g। फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, तो स्किडिंग स्पीड आपको दी हुई है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर नॉट स्किडिंग फॉर ए कार मूव्ड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। स्किडिंग स्पीड निकालनी है। म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.2, जी की जगह 10 आ जाएगा, और रेडियस दी है 100 मीटर। तो ये 0.2 इंटू 10 2, 2 इंटू 100 200, यानी ये √200 आएगा मीटर पर सेकेंड। अब √200 में 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 14.1 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला था सीधा 14.1 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज रीजन वाला क्वेश्चन है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेलरेट इफ ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। कह रहे हैं अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, गलत बात है। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही, कर्व पाथ पे जा रही है, तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है बॉडी की, लेकिन नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, और वो सेंटर की तरफ लगेगा, और उसी का काम है डायरेक्शन को चेंज करना। तो यानी बॉडी अगर कर्व पाथ पे मूव कर रही है तो स्पीड कांस्टेंट रहते हुए भी डायरेक्शन बदलने के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन हो सकता है, यानी बॉडी एक्सेलरेटेड हो सकती है। इसमें कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाए और उसमें एक्सेलरेशन हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेलरेट। तो पहला असर्शन तो गलत हो गया। जब असर्शन गलत है तो बस एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें असर्शन गलत हो, रीजन करेक्ट, असर्शन गलत, आंसर तो चौथा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चौथा पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू राउंड ए कर्व, मतलब किसी कर्व पाथ पे मूव करना है विद जीरो एक्सेलरेशन। करें किसी कर्व पाथ पे जीरो एक्सेलरेशन से मूव नहीं किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। ये सही बात है, क्योंकि अगर कर्व पाथ पे आप मूव कर रहे हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप में भले ना हो, आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ना बदले, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा जो आपके डायरेक्शन को बदलेगा। उसके बिना तो आप कर्व पाथ पे मूव ही नहीं कर सकते, जो कि डायरेक्शन तो बदलनी पड़ेगी, और डायरेक्शन बदलने के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन को होना पड़ेगा। तो रीजन इज, मतलब जो आर है वो करेक्ट है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन सही है ना। चेक करते जाइए। Velocity of a body moving along a straight line with uniform acceleration A is reduced by 3/4 of its initial velocity in t naught time। पहली बात तो ये कह रहे हैं एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी टी नॉट टाइम के बाद रिड्यूस्ड बाय 3/4, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के 3/4 गुना कम हो जाती है। तो 3/4 गुना कम हो गई, यानी बची कितनी, u/4। यहां से एक और बात क्लियर हो गई, जब वेलोसिटी कम हुई है तो ये एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, यानी वेलोसिटी के उल्टा होगा।
यानी ये एक्चुअली रिटार्डेशन है। ऐसा होने में टी नॉट टाइम लगता है। तो पूछ रहे हैं टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ बॉडी टिल इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। तो कह रहे हैं बताओ इनिशियल वेलोसिटी u से इसकी वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चन है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। यूज करेंगे तो पहले यहां इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है, तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी यूज करते हैं। v इक्वल टू यू माइनस ए टी। फाइनल वेलोसिटी u बाई 4 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t नॉट है। यहां से u माइनस यू बाई 4 यानी 3u बाई 4 इक्वल टू 80 नॉट, ये आ गया। u की वैल्यू सॉल्व हो गई 480 नॉट बाई 3, u सॉल्व हो गया। यहां से इक्वेशन लगाएंगे वही वाला, तो v इक्वल टू यू माइनस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u a और टाइम सॉल्व करना। टाइम आ जाएगा u बाई ए, u की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू है 4 बाई 3 80 नॉट, बाई a था तो बाई a कर दिया, a कैंसिल हो गया, तो सही आंसर आ गया 4 बाई 3 टी नॉट। तो सही आंसर हो जाएगा 4 बाई 3 टी नॉट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आंसर सही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस का प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये दिया हुआ। Cp बाई CV बता दीजिए। तो सिंपल है, Pt का रिलेशन लाओ, T को इधर लाओ, तो P इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू टी क्यूब, तो P अपॉन टी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, यानी Pt की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन ऑलरेडी याद होता है पीओटी में। क्या रिलेशन होता है पीओटी का? पीओटी का रिलेशन होता है पीटी टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन हमें याद होता है, ये क्वेश्चन में दिया है। दोनों को कंपेयर करिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां टी की पावर -3 है और यहां टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा है, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां से कह सकते हैं टी की पावर -3, यानी यहां से कह सकते हैं -3 पावर, और इधर से गामा अपॉन 1 माइनस गामा सेम हो जाएंगे। यहां से गामा सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 3 गामा इक्वल टू गामा, तो 2 गामा इक्वल टू 3 आ गया, तो गामा सॉल्व होकर आ जाएगा 3/2। तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला, गामा इक्वल टू 3/2, है ना। चेक करते जाइए, आगे बढ़ते हैं। A body cools in 7 minutes from 60 to 40 डिग्री सेल्सियस। 60 से 40 होने में टेम्परेचर को 7 मिनट लगते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है। सवाल पढ़ते ही समझ जाना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, उसी में ऐसा क्वेश्चन बनता है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट्स, अगले 7 मिनट बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो एवरेज वाला फॉर्मूला होता है, एवरेज फॉर्म, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म, वही लगा देंगे। एक्यूरेट फॉर्म जो होता है वो तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, उसमें मैथ्स इतनी कठिन यूज होगी कि हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है, जिसमें हम एवरेज फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बाई टी इक्वल टू बीटा ए, T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट। ये बीटा और ए कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, बॉडी के स्पेसिफिक हीट पे और बहुत चीजों पे डिपेंड करते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों बार 10 ही है, इसलिए बीटा और ए, और स्पेसिफिक हीट की बात नहीं की गई, वो भी सेम ही है, तो बीटा और ए कांस्टेंट रहेंगे।
पहली कंडीशन में इनिशियल टेम्परेचर 60 था, फाइनल टेम्परेचर 40 था, बाय टाइम 7 मिनट था। बीटा ए को बीटा ए लिख लेते हैं। यहां 60 + 40/2 और ये 10 था। इसमें आप कह सकते हैं सर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए आपने, तो यहां ऐसे ही रख दिया, इसको केल्विन में नहीं बदला। टेम्परेचर डिफरेंस जब यूज होता है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम आंसर आता है। देखो यहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस लिया है और यहां भी डिफरेंस लिया है, इसलिए केल्विन और डिग्री सेल्सियस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 60 - 40 20 आएगा, 20/7 ये बीटा ए आएगा। ये 60 + 40 100, 100/2 50, 50 - 10 40 ये 20 से 40 कटेगा, 2 आएगा। तो बीटा ए की वैल्यू सीधे सीधे यहां से आ गई 1/14। ये पहले रिजल्ट से बीटा ए सॉल्व हो गया। अब यही रिजल्ट दूसरे में यूज कर लेंगे। दूसरी बार कह रहे हैं अगले 7 मिनट में टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले 60 से 40 हो गया था, अब 40 से घटकर कितना हो जाएगा। यानी इस बार इनिशियल टेम्परेचर 40 है, फाइनल हमें निकालना है। टाइम 7 मिनट दिया है। बीटा ए की वैल्यू हमें पता हो गई 1/14। ये 40 + T2/2 आएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 था, 10 रहेगा। यहां से आपको T2 सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा करते हैं। ये 7 से 14 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो 40 - T2 = आ जाएगा, 2 अंदर लेके जाओ, तो 40 + T2/4 -5 ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 40/4 10 बचेगा, 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 5 को इधर लाओगे तो 35, 40 - 5 35 बचेगा। 40/4 10 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 5 को इधर ले आए, 40 - 5 35 बचा। तो ये 35 - T2 = T2/4 बचेगा। तो 35 = आ गया T2 + T2/4, यानी 35 = आ गया 5T2/4। तो T2 आ जाएगा 35 × 4/5 यानी 28 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर होगा 28 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ओरल भी सोच सकते थे, लेकिन ओरल सोचने में जैसे अब आपको पता है कि बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग टाइम के साथ कम होता जाता है। तो पहले 7 मिनट में अगर 60 से 40 यानी 20 कम हुआ था, तो अगले 7 मिनट में 20 से कम घटेगा टेम्परेचर। तो 40 से अगर 20 घटता तो 20 हो जाना चाहिए था, यानी 20 से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। अब चूंकि 20 से ज्यादा वाले ऑप्शन लगभग सभी हैं, थोड़ा ही ज्यादा होगा 20 से। तो चूंकि 20 से ज्यादा वाले सभी हैं तो फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ा, वरना जल्दी होती मान लो टाइम कम होता तो 20 से जस्ट बाद वाला जो टेम्परेचर है वो टिक कर दो 28 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ओरल कर सकते थे। ए वायर एक्सटेंड्स बाय 1 सेंटीमीटर। एक वायर में एक्सटेंशन होता है 1 सेंटीमीटर व्हेन ए सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड, जब एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। डबल द फोर्स इज अप्लाइड टू अनदर वायर, यानी इस फोर्स के डबल फोर्स दूसरे वायर में अप्लाई किया जाता है, जिसका मटेरियल सेम है एंड लेंथ भी सेम है, बट हाफ द रेडियस, रेडियस आधा है। देन इलॉन्गेशन प्रोड्यूस इन अनदर वायर, तो कह रहे हैं दूसरे वायर में इलॉन्गेशन कितना होगा। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में आप जानते हो जो इलॉन्गेशन का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस को लेकर, वो होता है FL/AY। ए को πr² लिख सकते हो अगर रेडियस r है तो, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है πr² y। अब देख लो जो जो कांस्टेंट उनको अलग करो। तो क्वेश्चन में लेंथ सेम दी है, मटेरियल सेम है, तो यंग्स मॉडुलस सेम हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट होगा ही। तो यानी डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू F/r²। तो डेल्टा L1/डेल्टा L2 = F1/F2 इंटू R2² वैल्यू रख लो। वैल्यू रखोगे तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि जो लेंथ है वो तो सेम है, फोर्स को डबल कर दिया गया है। तो डेल्टा L1 आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर,
डेल्टा L2 निकालना है। जब डेल्टा L1 को सेंटीमीटर में लिया है तो डेल्टा L2 भी सेंटीमीटर में आएगा। F1 आपको फोर्स F दिया, मतलब F1 F1 है, तो बाद में फोर्स डबल कर दिया गया, मतलब F2 की वैल्यू 2F1 है, डबल द फोर्स 2F1 है। बट हाफ द रेडियस, रेडियस आधी है, मतलब अगर पहले रेडियस R1 स्क्वायर थी तो बाद में R1/2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू R1/2 हो गई, यहाँ R2 की वैल्यू R1/2। सॉल्व करोगे तो ये F1 F1 कट गया, R1 स्क्वायर कट गया, तो ये बचा 1/4 इंटू 2 यानी 1/8 बचा। तो 1/डेल्टा L2 इक्वल टू 1/8, तो डेल्टा L2 आ गया सीधे सीधे 8 सेंटीमीटर, यानी दूसरे वायर में जो इलोंगेशन होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, 8 मिलीमीटर ये गलत है, 0.08 सेंटीमीटर ये गलत है, 0.08 मीटर ये सही है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.08 ही आएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, जरा सा यूनिट में गड़बड़ी हुई क्वेश्चन गलत हो जाए। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर, पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे। पावर फैक्टर होता है cos फाई इक्वल टू R/Z। Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाते हैं, cos फाई, सीधे फॉर्मूला लिखना है। R रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में, एक R1 इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगा है और एक ये इंडक्टर में भी रेजिस्टेंस है, तो जब इंडक्टर में अलग से रेजिस्टेंस होगा तो उसको भी काउंट कर लेंगे रेजिस्टेंस। तो 40 तो अलग से लगा और प्लस इसका 40 मिलाकर रेजिस्टेंस 80 हो गया, तो 80 ओम अपॉन √R² में R 80 लेंगे, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL 100 है, XC 40 है, तो 100 माइनस 40 यानी 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये 100 आ जाएगा। 80/100 करेंगे तो ये 8/10 यानी 0.8 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 0.8, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन सर्किट हियर द बैटरी इज इक्वल टू, द बैटरी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, जब ये बैटरी कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगी है तो अगर इसका वोल्टेज 4 वोल्ट है तो फिर इसमें भी कितना वोल्टेज आएगा, 4 वोल्ट। तो सही ऑप्शन होगा 4 वोल्ट, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ऑफ ए मैग्नेट फॉलिंग थ्रू ए लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीजेस। एक सोलेनॉइड में मैग्नेट फॉल करेगा, इंड्यूस करंट आएंगी, एडी करंट्स आएंगी, वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करेंगी लेंज लॉ से और उसके एक्सेलरेशन को कम करेंगी। अगर बहुत लंबी सोलेनॉइड है, बहुत लंबा सिलेंडर है, मतलब ये कम करेंगे, तो डिक्रीज करेगा। बहुत लंबे सिलेंडर में इसको गिराया जाता था, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो बताया था थोड़ी देर बाद मैग्नेट की वेलोसिटी टर्मिनल हो जाती थी, तो खैर एक्सेलरेशन तो घटेगा, ये बात एकदम सही है, तो ये तो करेक्ट है। The induced current produced in a circuit always flow in such a direction that opposes the change to the cause that produce it. रीजन भी सही है कि इंड्यूस करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई, और इसी कारण से सिलेंडर में जब मैग्नेट को गिराओगे, सोलेनॉइड में मैग्नेट को गिराओगे, तो इंड्यूस करंट इसके मोशन को रोकेंगी, और रोकेंगी तो उल्टा फोर्स लगाएंगी, तो इसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो सही है, तो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 12 जूल ऑफ वर्क टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज ऑफ 0.10 कूलम फ्रॉम ए टू बी, फाइंड वीबी माइनस बी। एक चार्ज को ए से बी ले जाने में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। चार्ज को ए से बी तक ले जाने में 12 जूल का वर्क होता है ना। पॉइंट और चार्ज कितना था, 0.01 कूलम। इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने में 12 जूल का वर्क होता है। पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, सीधे फार्मूला लगाना है। वर्क डन का फार्मूला आप सब अच्छी तरह जानते हो, वर्क डन का फार्मूला होता है
यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है VB माइनस VA। ए से बी तक ले जाने में जो वर्क हुआ है वो 12 जूल है और चार्ज है 0.01 कूलम। तो ये 0.01 से ऊपर जाएगा तो 1200 जूल, 1200 जूल जो है वो वर्क आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 1200 वोल्ट। अब 1200 वोल्ट को 1.2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एग्जिस्ट इन स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 0, ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, देन पोटेंशियल एट द पॉइंट 2,4, 2,4 का पोटेंशियल बता दीजिए। तो देखो ये बना लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया और यहां का पोटेंशियल 0 है और एक पॉइंट 2,4 यहां कहीं है इस जगह का, और कह रहे हैं अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो 2,4 का पोटेंशियल बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है 20I + 25J। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर आर, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता हम वेक्टर आर बना लेते हैं। फील्ड आपको दिख रहा है कि यूनिफॉर्म है। जब फील्ड दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डेल्टा V = -E.R। आर क्या है, दोनों पॉइंट्स जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर। अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना होता, इसमें डिस्टेंस वाला कोई टर्म आ जाता, x आ जाता, y आ जाता, r आ जाता, तो हम इंटीग्रेट करके निकालते dV = -E.dr। खैर यहां तो यूनिफॉर्म फील्ड है। डेल्टा V होगा फाइनल पोटेंशियल, जिसको भी आपने वेक्टर R कहा है उसका हेड आप कहीं भी बनाइए, हेड का पोटेंशियल माइनस टेल का पोटेंशियल वो डेल्टा V होता है। तो हेड यहाँ 2,4 पे है, उसका पोटेंशियल V, और टेल ओरिजिन पे है, उसका पोटेंशियल 0, ये आ जाएगा। E.R में E की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी हुई है 20I + 25J, तो 20I कैप + 25J कैप डॉट R। R जो आपको है वो हेड माइनस टेल, तो R यहां से निकाला जा सकता है, वेक्टर R की वैल्यू यहां से हो जाएगी हेड माइनस टेल, तो 2 - 0 यानी 2I कैप, 4 - 0 ये 0,0 है तो 4J कैप, तो वेक्टर R आ गया 2I + 4J। अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है, I वाले को I वाले से, J वाले को J वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस तो बाहर था ही, 20 को 2 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, 25 को 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 + 40 140, बाहर माइनस है तो V सॉल्व होकर आएगा -140 वोल्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। अगर एक ही ऑप्शन नेगेटिव वाला दिया होता तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमें मालूम था फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ओरिजिन पे अगर पोटेंशियल 0 है तो 2,4 पे पक्का है नेगेटिव होगा, क्योंकि फील्ड देखो प्लस डायरेक्शन में है, एक्स में भी प्लस है, वाई में भी प्लस है। तो जब आप ओरिजिन से यहां पहुंचते तो पोटेंशियल घटता और 0 से घट के माइनस में हो जाता। तो अगर एक ही ऑप्शन माइनस वाला दिया होता तो हमें सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना था, सीधे आंसर टिक करना था, है ना। अब चूंकि हमें आपसे सॉल्व करवाना था इसलिए हमने इसमें 2 ऑप्शन दे दिए माइनस वाले, एक ही ऑप्शन माइनस वाला होता तो सॉल्व करना ही नहीं होता, सीधे आंसर टिक कर देते। खैर आंसर आ जाएगा -140 वोल्ट, चेक करते जाइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। XC जो होता है ये 1/ωc होता है, ω2πf, तो यानी XC प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है। दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, यानी सही आंसर होगा थर्ड वाला, चेक करते जाइए थर्ड ऑप्शन। A bar magnet having a magnetic moment of 2 × 10⁵ जूल पर टेस्ला, ये मैग्नेटिक मोमेंट यानी कैपिटल N दे दिया गया, इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड B, ये B दे दिया। द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली थ्रू 60 डिग्री
फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैग्नेट को 60 डिग्री से रोटेट कराने में वर्क कितना होगा? तो आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। m आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 5, b दिया हुआ है 14, ये बहुत ज्यादा दिया है, इतना बड़ा b नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, लेकिन दिया है तो ले लेंगे। इनिशियली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फील्ड के डायरेक्शन में था, यानी मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में था, फील्ड ऐसे है तो मैग्नेट शुरू में ऐसे था, ऐसे, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में था, बाद में इसको रोटेट करा दिया गया 60 डिग्री से। तो थीटा 1 0, कॉस 0 1 माइनस कॉस 60, 1 माइनस कॉस 60 यानी 1/2, तो 1/2 बचेगा। तो 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 14 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1/2, 2 कट गया, तो ये 14 इंटू 10 की पावर 10 जूल। इतना तो नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, हम लोगों से तो नहीं हुई। देखो प्रैक्टिकली इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड तो होता नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पर 14 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, 14 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर ये -5 टेस्ला होगा तो यहाँ -5 आएगा, यहाँ -5 आएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये 14 जूल आंसर आ जाएगा। अब ये 14 जूल, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको करेक्शन अगर होगा पेपर में तो करा देंगे, नहीं तो फिर ये बोनस हो जाएगा। इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड देखते ही पता चल जाना चाहिए, इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेट को रोटेट कराने में पता चला, आप कहीं मैग्नेट को रोटेट कराना है, जगह जगह जो डिवाइसेस होती हैं उसमें इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड यूज हो तो फिर कुछ कर ही ना पाए हम लोग। तो ये गलत है, मैग्नेटिक फील्ड -5 होगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट पे डिपेंड नहीं करता, सही बात है। R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल और ए पे डिपेंड करता है, उसका करंट से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज इट्स टेंडेंसी टू अपोज पासिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं उनके मोशन को रोकना, मोशन में रुकावट पैदा करना, सही है। एवरी मटेरियल जनरली हैज रेजिस्टेंस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर होगा फोर्थ वाला। चेक करते जाइए, चेक करते जाइए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ऑर गेट। आउटपुट y विल बी 1 व्हेन द इनपुट a और b और बोथ आर 1। सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। आउटपुट y विल बी 1, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट और गेट में आउटपुट y विल बी 1 व्हेन द इनपुट a और b और बोथ आर 1। सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। आउटपुट y विल बी 0 व्हेन ईदर ऑफ इनपुट्स a एंड b इज 1। वो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। उसमें कोई गलती हो रही है आप लोगों को समझने में? ये तो डायरेक्ट और गेट का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। For a simple microscope, the angular size of the object equals the angular size of the image. Simple microscope में सिर्फ एक converging lens होता है और उसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है। लेंस ऐसे रखा होता है और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। ये फोकस है, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। आगे तो ये मिलते नहीं है, वर्चुअल इमेज बनती है, तो ऐसे करके ये यहां इमेज बनती। तो इमेज के द्वारा जितना एंगल बनता है ऑब्जेक्ट के द्वारा भी उतना एंगल बनता है। ये तो आप देख रहे हैं एंगल सेम बन रहा है।
तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में इमेज और ऑब्जेक्ट आई पर सेम एंगल बनाते हैं, ये बात तो सही है। तो फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंगुलर साइज का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज के द्वारा आंखों पे बनने वाला एंगल। तो वो आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर आपकी आई यहां पर है, आई आपकी यहां पर है, तो आई पर जितना ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है उतना इमेज एंगल बना रही है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, सेम एंगल बना रहे हैं दोनों। तो एंगुलर साइज का मतलब एंगल वो सेम है। अब कह रहे हैं रीजन में लिखा मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू आई देन 25 सेंटीमीटर एंड हेंस इट्स सब्सटेंस लॉस एंगल। कह रहे मैग्निफिकेशन क्यों होता है उसमें, तो मैग्निफिकेशन इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप स्मॉल ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रख दो, जैसे वहां रखा है पोल और फोकस के बीच में, तो उस केस में उसकी वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, इनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। ये बात ये लिखी हुई है और इसीलिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो हो जाता है। तो बात तो ये भी सही है, रीजन भी सही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन क्यों होता है, उसका कारण लिखा है मैग्निफिकेशन क्यों होता है ना। तो ये सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं। एक्सप्लेनेशन में असर्शन में क्या बोला गया था, एंगल सेम बनाते हैं। अब एंगल सेम बनाते हैं, जो यहां लिखा हुआ है एंगुलर साइज सेम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, इसका क्या रीजन है वो यहां लिखा ही नहीं। यहां तो ये लिखा है कि मैग्निफिकेशन क्यों होता है माइक्रोस्कोप में। मैग्निफिकेशन क्यों होता है वो तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे वर्चुअल इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन क्यों होता है वो तो हमें समझ में आ रहा है उसका रीजन, लेकिन रीजन ये नहीं लिखना था। रीजन में ये चाहिए था कि साइज क्यों बराबर है, और साइज क्यों बराबर है वो तो देख रहे हो, एंगुलर साइज क्यों बराबर है, एंगल बराबर दिख रहा है। तो रीजन में ऐसा कुछ डायग्राम या ऐसा कुछ मेंशन होना चाहिए था कि दोनों सेम साइज के एंगल बना रहे हैं, रीजन ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो रीजन सही नहीं माना जाए, मतलब रीजन को, एक्सप्लेनेशन को सही नहीं माना जाएगा। तो ए करेक्ट है, आर करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सही आंसर होना चाहिए सेकंड। अब देखो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, इसमें हमेशा ये एक डिबेट का इश्यू रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं ये आप किसी की मर्जी से नहीं जान सकते, जिसने क्वेश्चन बनाया उसके हिसाब से डिसाइड होगा एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपने समझा वो बात सही है, लेकिन उस बात से मतलब एक्सप्लेनेशन को ऐसे सोचा करो कि सामने वाले को कुछ भी नहीं मालूम, अब उसको समझ में आ जाए कि जो असर्शन में लिखा है उसी का रीजन ये है, उसका कारण ये रीजन में लिखा है, ऐसा टाइप से कुछ हो, रिलेट ना करना पड़े, अपना दिमाग ना लगाना पड़े कि असर्शन में ये था, इससे ये होता होगा, उससे वो होता होगा, इसलिए ऐसा हो जाए। तो ये जो ऑप्शन है कि असर्शन रीजन वाला केस है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आईआईटी में पहले आते थे अब हटा दिए गए, क्योंकि इसमें हमेशा इश्यू रहता है कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं वो तो समझने वाले के ऊपर है, जो समझ रहा है, जो पढ़ रहा है, वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो फिलहाल इसमें चूंकि डायरेक्ट ये एक्सप्लेन्ड नहीं है कि एंगल सेम क्यों होता है, इसमें तो मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन्ड है, इसलिए मेरे हिसाब से यहां पर ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। In the following circuit of PN junction diodes D1, D2 and D3 are ideal, then I is, I कितना हो। देखो I जो पूछा जा रहा है डायग्राम में बना है, ये ध्यान रखिएगा, I बना हुआ है, तो यहां वाला I मत निकाल दीजिएगा। अब इसमें आपको दिख रहा है जो D1 डायोड है, D1 वाला ये फॉरवर्ड बायस्ड है, D2 वाला रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड डायोड जो होगा, रिवर्स बायस डायोड जो होता है उसका आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो यानी इस ब्रांच में कोई करंट जाएगी ही नहीं। अच्छा D1 फॉरवर्ड बायस्ड है और D3 फॉरवर्ड बायस्ड है, D2 रिवर्स बायस है, तो D2 वाली ब्रांच में तो करंट जाएगी नहीं, यानी ये सर्किट कुछ ऐसे बिहेव करेगा, ऐसा दिखेगा आपको। यहां E बना देंगे, ये D3 आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस लगभग 0 या बहुत ही कम होता है, तो इसको हम फ्री ब्रांच मान लेंगे। ये हो गया। इस रेजिस्टेंस को जो ये लगा हुआ है उसको यहां लगा सकते हैं, ये जो R लगा हुआ है, तो ये ब्रांच फ्री हो गई। और D2 वाली ब्रांच में तो कोई करंट जाएगी नहीं, वो ब्रांच ही खत्म हो गई, तो इस ब्रांच को चाहो तो ओपन बना दो इस ब्रांच को,
ये ब्रांच ही खत्म हो गई, D2 वाली ब्रांच, D2 वाली ब्रांच, ये ओपन ब्रांच हो गई, इसमें करंट ही नहीं जाएगी। और D1 वाली ब्रांच में D1 फॉरवर्ड बायस है तो वो सिंपल हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस लगभग 0। और ये ब्रांच, अब जो करंट यहां से फ्लो करेगी I, वो जब यहां पहुंचेगी तो उसके पास दो रास्ते होंगे। भाई ये रास्ता तो ऐसे ही बेकार है, दो रास्ते होंगे, एक ये पाथ नंबर 1 होगा और एक ये पाथ नंबर 2 होगा। जब एक ही जगह से उसको A से B जाना है, एक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और एक रास्ते में रेजिस्टेंस, ये रास्ता तो खैर बंद ही है, इसमें तो जाना ही नहीं है, तो एक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और एक रास्ते में रेजिस्टेंस है। तो जब A से B जाना है, दो रास्ते हैं, एक रास्ता रेजिस्टेंस के बिना है, एक रास्ते में रेजिस्टेंस है और एक रास्ता रेजिस्टेंस के बिना, और करंट को यहां से यहां जाना है। तो जाहिर सी बात है जो रास्ता 1 है पूरी पूरी करंट 1 में चली जाएगी, 2 में क्यों जाना पसंद करेगी जब उसमें रेजिस्टेंस है। तो पूरी पूरी करंट यहां से जो फ्लो होगी I, वो पूरी पूरी करंट इसमें चली जाएगी और ऊपर की तरफ कोई करंट नहीं जाएगी। तो इस ब्रांच की जो करंट है वो 0 होगी, इसमें करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये वाली ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गई। तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला, करंट 0 होगी, है ना। In a Young's double slit experiment, the fringe width is 0.2 mm. फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा या जो भी नाम देते थे, ओमेगा, अल्फा, जो भी, वो d लैम्डा बाई d होती है और इसकी वैल्यू 0.2 mm गिवन है। If the wavelength of light used is increased by 10%, वेवलेंथ को 10% बढ़ा दिया, and separation between the slits is also increased by 10%. लैम्डा को भी 10% बढ़ा दिया और डी को, स्मॉल डी को भी 10% बढ़ा दिया। जब लैम्डा में भी 10% इंक्रीमेंट है, डी में भी 10% इंक्रीमेंट है, तो बीटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी बीटा विल नॉट चेंज, और जितनी उसकी वैल्यू थी उतनी मेंटेन रहेगी। आंसर रहेगा 0.2 mm, यानी अभी भी 0.2 mm ही लेंथ रहेगी उसकी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Hydrogen atom from excited state comes to ground state by emitting a photon of wavelength lambda. किसी एक्साइटेड स्टेट से हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में आता है N21 और एक फोटोन इमिट करता है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। इफ R इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो कह रहे हैं उस एक्साइटेड स्टेट का N बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ जिससे इलेक्ट्रॉन 1 में आया है, N निकालना है, फॉर्मूला लगाना है सीधे, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। R तो R रहेगा, Z 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है, N1 वो ऑर्बिट होता है जहां इलेक्ट्रॉन को आना है, आया है 1 में, और N2 वो होता है जहां से आया है, N से आया है, N सॉल्व करना। R को इधर भेज दो, तो 1 बाई R लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर। कैलकुलेशन है छोटा सा बस, 1 माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर 1 बाई R लैम्डा आ गया, तो 1 बाई N स्क्वायर यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई R लैम्डा, यानी 1 बाई N स्क्वायर आ जाएगा R लैम्डा माइनस 1 अपॉन R लैम्डा। तो N स्क्वायर आ जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, R लैम्डा अपॉन R लैम्डा माइनस 1, तो N हो जाएगा अंडर रूट R लैम्डा अपॉन R लैम्डा माइनस 1, अंडर रूट R लैम्डा अपॉन R लैम्डा माइनस 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is correct for proper working of Zener diode? Zener diode रिवर्स बायस में काम करता है, सबको पता है। रिवर्स बायस वोल्टेज शुड बी लेस देन और इक्वल टू Zener ब्रेकडाउन। लेस देन होगा तो फिर Zener डायोड ब्रेकडाउन कंडीशन में काम करता है। Zener डायोड तभी बनता है जब ब्रेकडाउन हो जाता है, तो अगर लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा तो फिर Zener बनेगा ही नहीं। रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज, बिल्कुल सही ऑप्शन है सेकंड वाला,
सही आंसर होगा 2। सही हो गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर दिस एंड दिस। ये एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन हो गया और ये गोल्ड का वर्क फंक्शन हो। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाया गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ। ये ग्राफ आप पढ़ चुके हो और ये सबको पता है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और यहां जाता है ऐसे, और इसका स्लोप यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। अगर ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में होता है तो स्लोप h होता है, और अगर ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में होता है तो इसका स्लोप होता है h/e। को डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक ग्राफ है, बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ा है, कई टेस्टों में आया है। tan थीटा h/e। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड ही नहीं करता है वो मेटल कौन सा है। मेटल बदलने से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड, यहाँ वर्क फंक्शन होता है। मेटल बदलने से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, वर्क फंक्शन बदल जाएगा, लेकिन स्लोप ऑफ ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। तो पूछ रहे हैं रेशियो बता दो स्लोप के गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, निकल हो, कुछ भी हो, स्लोप तो सबका सेम ही आएगा। तो रेशियो 1:1 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। पांचवें एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो बताइए। ये आपको पता है, काइनेटिक और पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का रेशियो हमेशा 1:-2:-1 होता है। यानी K और U का रेशियो ये 1/2, 1/-2 होता है। वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मॉड K/U निकालेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। ऑर्बिट कोई भी हो, रेशियो यही रहता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। चेक करते जाइए, चेक करिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम डिविएशन फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 6 डिग्री। कह रहे प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, उसके लिए मिनिमम डिविएशन 6 डिग्री है। तो ये प्रिज्म हो गया, इसका म्यू जो है वो 3 है, तो जो डेल्टा मिनिमम है वो 6 डिग्री है। Then what will be its minimum deviation if it is dipped in a liquid of refractive index 1.5। अब प्रिज्म को एक लिक्विड में डिप कर दिया गया है। अब लिक्विड में डिप किया गया, इसका मतलब पहले क्या रही होगी, एयर, और अब इसको एक लिक्विड में डिप कर दिया गया ये, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। प्रिज्म का तो 3 था ही। कह रहे हैं अब डिविएशन कितना होगा, मिनिमम डिविएशन। तो सिंपल है, अगर प्रिज्म एंगल को A मान लें तो पहले जो डिविएशन था डेल्टा मिनिमम, इसका फॉर्मूला होता है म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू A। मिनिमम डिविएशन 6 डिग्री दिया है, प्रिज्म का म्यू 3 है, सराउंडिंग एयर है तो 1 हो जाएगा, -1 इंटू A, यानी 6 डिग्री इक्वल टू 2A आ गया। तो A सॉल्व हो गया 3 डिग्री, यानी प्रिज्म एंगल 3 डिग्री हो। क्योंकि सेम प्रिज्म दोबारा लिया गया है तो प्रिज्म एंगल सेम रहेगा। अब कह रहे हैं बाहर का म्यू, सराउंडिंग का म्यू 1.5, फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू A। मिनिमम डिविएशन चाहिए, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, सराउंडिंग का 1.5 है, -1 और A की वैल्यू 3 डिग्री। ये 3/1.5 2 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3 डिग्री, यानी सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। मैचिंग क्वेश्चन है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। लिस्ट 2 में गैसेस के नाम दिए हैं, लिस्ट 1 में उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी है। 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, केवल 3 ट्रांसलेशनल। केवल ऐसी कौन सी गैस होती है जिसमें केवल ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है? रोटेटरी 0, वाइब्रेटरी 0, मोनोटॉमिक गैस।
तो इसका मतलब ए से तो 1 मैच करेगा। अब ए का 1 तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। ए का 1 तीसरे और चौथे में है। बी 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेटरी हो 2 रोटेटरी हो, ये डायटोमिक गैस में होता है। लेकिन डायटोमिक तो दो हैं, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड डायटोमिक गैस यानी बी का 3 होगा। बी का 3 केवल थर्ड में है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रिजिड डायटोमिक गैस क्या होती समझ लो। जनरली जो डायटोमिक गैस होती है, रिजिड डायटोमिक गैस ऐसे बिहेव करती है, रिजिड डायटोमिक गैस ये ऐसे बिहेव करती है जिसमें 2 एटम्स मान लो किसी रॉड से जुड़े हुए हैं, रॉड से, ऐसा रॉड जो इलोंगेट नहीं हो सकता, कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ रोटेटरी मोशन कर सकता है पूरा सिस्टम, लेकिन ऐसे ऐसे वाइब्रेट या ऑसिलेट नहीं कर सकता। मतलब रॉड की लेंथ बढ़ या घट नहीं सकती। रॉड इलास्टिक नहीं है, स्ट्रेचेबल या कॉम्प्रेसिबल नहीं है। इसको रिजिड डायटोमिक गैस कहते हैं। तो इसमें 3 ट्रांसलेटरी डिग्रीज होंगी, 2 रोटेटरी होंगी, लेकिन वाइब्रेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 होंगी। नॉन रिजिड क्या होता है? नॉन रिजिड जो गैस होती है उसका मतलब होता है, नॉन रिजिड का, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। नॉन रिजिड डायटोमिक गैस का मतलब होता है कि इसमें जो दोनों इसके एटम्स हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, इलास्टिक स्प्रिंग से। तो जैसे ये रोटेट भी करते हैं और साथ में स्प्रिंग इलोंगेट होती है, कॉम्प्रेस होती है, तो ये ऐसे ऐसे करके इलोंगेट और कॉम्प्रेस करने की वजह से वाइब्रेट या ऑसिलेट भी कर सकते हैं। इसमें इनके बीच का लेंथ घट बढ़ सकता है, सेपरेशन घट बढ़ सकता है, तो ये वाइब्रेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आ जाती है। तो इसमें 3 ट्रांसलेटरी होंगी, 2 रोटेटरी होंगी, प्लस 1 या 1 से ज्यादा वाइब्रेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये कहलाता है नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। समझ में आती? तो ये चूंकि 3 ट्रांसलेटरी हैं, 2 रोटेटरी हैं, तो ये रिजिड वाला होगा। 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी, 1 वाइब्रेटरी, तो ये नॉन रिजिड हो जाएगा। 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेटरी और मोर देन 1 वाइब्रेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये पॉलीटॉमिक गैस हो जाएगा, है ना। तो ये उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चेक करते जाइए। A small hole of area of cross section 2 millimeter square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. एक fully filled open tank है जो पूरा भरा हुआ है, और यहां नीचे जो है, नीचे यहां पर छोटा सा होल बनाया गया है। तो यहां पर छोटा सा होल नीचे बनाया गया है, ये इस तरह से। ये इसका एरिया दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हाइट आपको 2 मीटर दी। पूछ रहे हैं यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा। जो लिक्विड यहां से निकलेगा उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। अब आपको पता है रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है, क्यू रेट ऑफ फ्लो होता है, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। होल से रेट ऑफ फ्लो यही होता है। एरिया आपको 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, तो उसको 2 इंटू 10⁻⁻6 लिख लिया, मीटर स्क्वायर हो गया। और V यहां पर जो होगा, V वो अगर आप देखो तो V जो यहां होगा वो √2GH। अगर होल का एरिया बड़ा होता तो वेलोसिटी ऐसे ना लिखते, अलग फार्मूला होता है, वो क्लास में बताया गया है। लेकिन आपके नीट में बड़े होल वाला, जिसमें होल का एरिया बहुत छोटा ना हो, ऐसे क्वेश्चन जनरली आए नहीं। अगर आएंगे तो क्लास में पढ़ाया है, आप याद कर लीजिए। √2GH में √2G 10 है और हाइट 2 मीटर दी, हाइट 2 मीटर, तो ये 40 आ जाएगा, √40। तो ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो गई √40। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये √40, 6 मान लो इसको, 6 पॉइंट समथिंग, 2 से गुणा करोगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 10⁻⁻6
और यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻6, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर फर्स्ट वाला होगा। तो ये था आपका पेपर, मिलते हैं। अब ये आपका टेस्ट, आज लास्ट टेस्ट था आपका। ये सारे टेस्टों को अगर दोबारा करना है तो आपके पास अभी टाइम है, आज 24 तारीख है, अभी 3 तारीख के पहले कम से कम 4-5 दिन का टाइम, तो आपके पास 3 दिन का टाइम तो है ही, 25, 26, 27। जो पेपर आपको लगे हों कि ज़्यादा कठिन लगे, ज़्यादा लंबे लगे, उन पेपरों को दोबारा एक एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए घर पर। और उसमें ऐसे मत अटेम्प्ट करिए कि आंसर याद है कि इसका तो आंसर थर्ड होगा, तो याद है थर्ड आंसर याद नहीं, उसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व करके थर्ड आ रहा है तो थर्ड टिक करो, और नहीं हो पा रहा है इसका मतलब उससे कोई मतलब नहीं, वो क्वेश्चन गलत है, आपको नहीं आता, उसको दोबारा करो, ऐसे करके देख लो, ठीक है ना। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।